हेलो बच्चों प्यारे बच्चों सुप्रभात। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं पूरे विश्व में वैश्विक महामारी फैली हुई है कोरोना, एक विषाणु कोविड-19 की वजह से, जिससे पूरी दुनिया में हमारे देश में भी लॉकडाउन है। जैसा कि आप ये भी जान रहे हैं कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। और विश्वव्यापी इस महामारी में क्योंकि आपके क्लास बंद हैं और संजोग से आपके पास किताबें भी नहीं हैं, बहुत सारे बच्चों के पास किताबें भी नहीं जो उन्होंने हमको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दिया था। तो आप लोगों को सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और मेरा प्रयास यही है कि आप लोग अच्छी तरह इसको समझने का प्रयास करेंगे। याद बिल्कुल नहीं रटने की ज़रूरत है, सिर्फ समझें, प्रश्नों का उत्तर अपने ढंग से दें, यही लर्निंग होता है। आज मैं अरविंद त्रिपाठी सामाजिक विषय कक्षा 10 की कक्षाएं प्रारंभ करता हूं। हमारा पहला चैप्टर है या पहला टॉपिक जो आता है भारत और समकालीन विश्व इतिहास। इसी में हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी संकल्प लें, परिस्थितियां कोई भी हों, क्योंकि आप राष्ट्र के निर्माता हैं, आप राष्ट्र के भविष्य हैं और भविष्य को वर्तमान की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आप लोगों से आकांक्षा करता हूँ, या उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में लॉकडाउन रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई अंतर्द्वंद आपके मन में चलेगा, निसंकोच आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा बेहिचक। लेकिन रटना नहीं है, समझना है। इन्हीं संकल्पों के साथ मैं अरविंद त्रिपाठी आप लोगों का पहला क्लास शुरू करता हूं। इस क्लास में हमने 3 यूनिट में बांटा है। प्रथम यूनिट आज आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला पाठ आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्यारे बच्चों, आप इन चित्रों को बड़े ध्यान से देखिए। तो आप जब इनको ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें आपको नजर आएंगी। ये चित्र मैंने इसलिए लिया है ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो, आपकी समझ विकसित हो सके। इसमें सबसे पहले मैं एक दिखा रहा हूं आपको, एक देवी का चित्र है। इस देवी के हाथ में देखिए, एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में पुस्तक जैसी कोई चीज छवि पर दिखाई गई है। इनके सामने आप देखेंगे कुछ लोग झंडा लिए हुए, एक झंडे ये है और एक झंडा यह है। अगर और इसके अलावा आप ऊपर देखिए तो एक कुछ देवताओं का चित्र है। ये यीशु का चित्र है, इधर कुछ दैवी शक्तियों का चित्र है। इन सभी चित्रों के द्वारा ही आप इस पर अपना नोट्स या अपनी समझ बना सकते हैं। आप देखे होंगे हमारे वहाँ आधुनिक भारत के एक महर्षि, महान महर्षि जिनको हम कह सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक कहना था कि स्वप्न देखना चाहिए लेकिन सोते वक्त नहीं जगते। यह जो चित्र है यह प्रदर्शित करता है, क्योंकि कल्पना के माध्यम से ही एक ऐसे समाज की कल्पना की गई, एक ऐसे अधिकारों की कल्पना की गई जो पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हम भारत में भी देखते हैं, हमारे वहां भारत माता का एक तस्वीर है जिनका हम लोग हर राष्ट्रीय पर्वों पर आराधना करते हैं, उनका जसगान करते हैं। इस चित्र का आविष्कार या बनाने में सबसे पहले आप देख सकते हो 1848 में एक कलाकार हुए थे, फ्रेडरिक सारियो। सारियो महोदय ने 4 श्रृंखला बनाई थी और इन्हीं श्रृंखलाओं के माध्यम से एक ऐसे संसार की कल्पना की थी जो जनतांत्रिक, सामाजिक, गणतंत्रों की थी। इस श्रृंखला में 2 देश, जो पहला आप यहां देख सकते हैं, इसको, इस चित्र को आप देख सकते हैं, और एक दूसरा ये है। इसमें पहले जो है यूरोप है और अमेरिका। ये यूरोप और अमेरिका
के लोगों को दिखाया गया है, जिसमें स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, लंबी कतारें हैं। और आप देख रहे हैं कि इन कतारों में ये देवी की स्तुति कर रहे हैं। देवी के हाथ में दो मशाल है, एक मशाल है और एक हाथ में पुस्तक है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने देखा था कि निरंकुश राजशाही को ध्वस्त करने का सपना देखा गया था, तो उस आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कुछ अवशेष गिरे हुए हैं। ये अवशेष है आपके, ये अवशेष है। यह अवशेष किसका है? यह अवशेष निरंकुश राजशाही का है। सारियों की इस कल्पना को यूटोपिया में इस दुनिया में लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। इनकी पहचान कपड़ों के रूप में, पोशाक के रूप में, स्वतंत्रता की मूर्ति के रूप में कहीं जाने कहीं आगे जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। और इनमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देश भी भाग ले रहे हैं। और फ्रांस में जो क्रांति हुई है, वहां तिरंगे की पहचान, जिसका मतलब हमारा ध्वज की पहचान इसमें दिखाया गया है। इस चित्र में फ्रेडरिक सारियो द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि प्रजातांत्रिक एवं सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न चित्रित किया गया है और यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है जो प्रजातांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्र बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। इन कल्पनाओं के साथ फ्रेडरिक महोदय ने यूरोप और अमेरिका के लोगों में एक ऐसी अमूर्त से मूर्त कल्पना की ओर उद्धृत किया, प्रेरित किया, जिससे लोगों के अंदर एक ऐसी भावना का विकास हुआ जो आगे चलकर राष्ट्रवाद के रूप में विकसित हुआ। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा मैं राष्ट्रवाद पर और इस जो टॉपिक है आपका, इसमें थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ और आपका ज्ञान अर्जन, जैसे कहा जाए कि आपके शरीर में कौन कौन से अंग है, तो आप सारे अंगों का नाम बता देंगे। आपसे पूछा जाए कि आपका देश क्या है, तो आप कहेंगे भारत है। आपसे पूछा जाए आपका राष्ट्र क्या है, तब भी आप वही बताएंगे कि भारत ही है। तो जिस तरह से शरीर के सभी अंगों से मिलकर हमारा शरीर बनता है, वैसे ही राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, इन सबके मिश्रण से एक कुशल नेतृत्व के आगे बढ़ने से ही राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। राष्ट्र की कल्पना के लिए एक विद्वान हुए थे रेनन। रेनन ने ये कहा था, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। इसका आधार वीरता से भरपूर अतीत, महापुरुषों के नाम और प्राचीन गौरव होते हैं। एक जन समूह के राष्ट्र होने की आवश्यक शर्तें अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प होना, साथ मिलकर महान कार्य करना और भविष्य में इसी प्रकार के कार्य करने की इच्छा रखना। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व प्रतिदिन होने वाला जनमत संग्रह है। राष्ट्र की किसी देश में विलय या उस पर इच्छा के विरुद्ध आधिपत्य स्थापित होने में कोई रुचि नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है? राष्ट्र का होना आवश्यक है, क्योंकि उसका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। यदि संसार में केवल एक कानून और उसका केवल एक स्वामी हो, तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। रेनर महोदय के इस विचार को थोड़ा हम भारतीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। और भारतीय दृष्टिकोण में जब आप जाएंगे तो हमारा दृष्टिकोण बहुत व्यापक रहा है।
प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे थे भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण में क्या है कि भारत में बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण राष्ट्र के प्रति रखा गया है। यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम से एक, यदि हम थोड़ा सा उसका अर्थ कर रहे हैं, तो पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं सबको एक समान माना गया है और सबके हित की कल्पना की बात की। चलिए हम ऐसे जगह, ऐसे राष्ट्र में ले चलते हैं जहां पर एक भौगोलिक भूभाग, एक संस्कृत, एक सामाजिक भूभाग के हिसाब से राष्ट्र शब्द की परिभाषा दी गई है। बच्चों, दुनिया में सबसे पहले तो राष्ट्र शब्द की कल्पना भारत में की गई थी, लेकिन समकालीन चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो समकालीन में जो हम यहाँ का पढ़ रहे हैं, फ्रांस का, यूरोप का, जो भी पढ़ेंगे उसी के अनुकूल एक समय के हिसाब से किस राष्ट्र में क्या क्या परिभाषा रही, क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन आए, हम उस पर विचार करेंगे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति से होती है। जैसा कि आप कक्षा 9 में पढ़े हैं, 1889 में ही फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसने संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति में जो राजनैतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही नियति तय करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं उस समय के राजतंत्र के बारे में, या उस समय के तंत्र के बारे में। क्योंकि प्राचीन काल से राजतंत्र चला आ रहा था। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आपने वहां, हम समझ रहे हैं, आप सभी लोग रामायण देखते होंगे। रामायण में राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वह एक ऐसे लोक रंजक राम है, एक लोक रंजक राजा है जो प्रजा की हर बातों का ख्याल रखते हैं, सुख दुख सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। अगर यह कोई संभव नहीं कि दुनिया में ऐसे ही आदर्श राजा उत्पन्न हुए, क्योंकि राजा होने के बाद लोगों के कुछ विचारधारा में आमूल परिवर्तन आते हैं। फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में हम ये कहेंगे, उस समय फ्रांस के जो राजतंत्र थे वह कहीं न कहीं निरंकुश थे, और निरंकुशता के साथ साथ अगर जो कहीं भी विद्रोह होता है या क्रांति होती है तो उसमें 3-4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शासन संबंधी सुधार में कोई त्रुटि, आर्थिक सुधार में कोई असमानता, धार्मिक सुधार में विचारधारा में कोई परिवर्तन, न्याय संबंधी कोई परिवर्तन, शिक्षा संबंधी कोई सुधार, और सार्वजनिक सुधार। कहने का मतलब क्या है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन 3-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको इस इतिहास अध्ययन में आसानी होगी। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप राष्ट्रवाद की जो विचारधारा उत्पन्न हुई, उसमें यदि हम देखें तो इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना। इसके द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 में मानवजात की स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रही है। अन्य बिंदुओं पर यदि हम विचार करें फ्रांसीसी क्रांति में, तो इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक देशों में क्रांति का सूत्रपात हुआ। यद्यप बीजारोपण तो यहाँ पर फ्रांस में ही होता है, लेकिन यूरोप के अन्य देश भी इससे प्रभावित होते हैं। फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया, लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया।
इस क्रांति से इंग्लैंड, आयरलैंड तथा अन्य यूरोपीय देश के जो विदेशी नीतियां थी वो भी प्रभावित हुई। साथ ही समाजवादी विचारधारा की स्रोत बनी, जिसमें समानता के सिद्धांत प्रतिपादित कर समाजवादी व्यवस्था का मार्ग खोला गया। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा और सैनिक गौरव के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति किया। अब कहीं भी क्रांति होती है तो क्रांति का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्रांति का मतलब होता है जो प्राचीन काल से जो परंपराएं चली आ रही हैं, अचानक उसमें कोई परिवर्तन हो जाए या प्राचीन परंपराओं की प्रवृत्तियों को त्यागते हुए नए समाज की आवश्यकता के हिसाब से नई प्रवृत्तियां, नए कानून, नए नियम बनाए जाएं। यदि ये सारी प्रवृत्तियां सभी लोग या राष्ट्र के अधिकतर लोग यदि धारण कर लें तो उसको हम क्रांति का रूप देते हैं। इससे प्रभावित होकर के शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग के सदस्य एक ऐसे क्लब की स्थापना की है जिसका नाम था जैकोबी। आपके वहां टीपू सुल्तान भी जैकोबी क्लब के मेंबर थे। परिणाम में हुआ कि इससे अनेक देश के युवा प्रभावित हुए, जैसे हालैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में लोग प्रभावित हुए और इन्होंने युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। परिणाम में हुआ प्रारंभ में तो विदेशियों ने जमकर के इसका स्वागत किया और इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चले, लेकिन परिणाम यह आ गया कि कुछ समय के बाद यहाँ पर भी तानाशाह जैसे नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल, कुछ काम तो आसान किया और कुछ काम को इन्होंने बहुत कठिन कर दिया। जैसा कि अभी हमने आपको उल्लेख किया कि सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, किसानों के भू दासत्व को खत्म कर दिया और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। फलस्वरूप समाज का हर वर्ग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, उद्योगपति हो, सभी लोगों को एक नई आजादी मिली। और खास तौर से जो उसने मापन व्यवस्था लगाया कि सभी प्रांतों में या सभी राष्ट्रों में एक तरह की मापन व्यवस्था होगी, एक तरह का कानून होगा, समानता का कानून होगा, इसका प्रभाव विदेशी अन्य देशों पर भी पड़ा। और इसकी शुरुआत में कई शहर जैसे मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, क्योंकि फ्रांस का जो शासक हुआ, जिसने इसको संचालित किया या जिसकी बागडोर जिसके हाथों में दी गई, कहीं कहीं उसमें त्रुटियां आने लगी। फलस्वरूप एक नई विचारधारा है। इस यूनिट पे हम कल के क्लास में चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम आपको कुछ प्रश्न दे देते हैं जिसपे आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिए, रटना बिल्कुल नहीं है, समझ के लिखना है। प्रतिपुष्टि में कहीं कोई आपको आवश्यकता है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या इस चैनल के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप एक प्रश्न लीजिए, सन 1889 में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। 1889 में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न आप यह लिख लीजिए कि जो पहला चित्र हमने दिखाया था कि काल्पनिक जो चित्र पहले दिखाया था कि आपकी राय में ये जो चित्र है, आपकी राय में किस प्रकार की कल्पनादर्शी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप रुचिपूर्वक इसको सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और यदि कोई मन में प्रश्न उठता है